आपने लिख लिया था। अब आगे आपको लिखना है दूसरा चित्र। लिखिए रागमाला। रागमाला लिखिए, इसका चित्रण मेवाड़ शैली में 2 बार हुआ। नोट कर लिया? जगत सिंह फर्स्ट के समय साहिबदीन ने और अमर सिंह फर्स्ट के समय निसारदीन ने। अगला चित्र लिखिए पंचतंत्र। जो भी क्रमांक आप लगा रहे हो ना, मैंने तो 1-2 लगा दिए, जो भी आपके क्रमांक है वो लिख लेना। पंचतंत्र। पंचतंत्र पंचतंत्र लिख लिया क्या? सुनो पंचतंत्र के बारे में। जैसे आज के युग में आप लोग सभी देख रहे हो कि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का 0 है। आप अपने पे ही लेके देख लो कि हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हमने उनको कितनी नैतिक शिक्षा दे दी, और वो शिक्षा जो हमारे गार्जियन ने हमें दी थी वो ट्रांसफर करी है कि नहीं करी, वो आप खुद देखिए। क्योंकि न तो हमारे को आसान है और न उनको आसान है, तो मोबाइल के अलावा कोई शिक्षा ही नहीं है आज के युग में। तो पुराने टाइम के अंदर नैतिक शिक्षा देने के लिए बच्चे किताबें पढ़ते थे। हो सकता है आपके घर के अंदर भी पुरानी किताब मिल जाए, आपके मामा नाना दादा की, जिसमें चंपक है, चाचा चौधरी है, ऐसी किताबें सुना हुआ है कि नाम आपने, है ना? ये अकेली किताबें नहीं है, ये नैतिक शिक्षा देने के लिए बनाई गई किताबें थी, ताकि बच्चे के दिमाग में छोटी अवस्था के अंदर ही फोटो बन जाए। समझ गए? वो जो शिक्षा दी गई ना, वो नैतिक शिक्षा के लिए दी गई थी। ये जो किताब लिखी मैंने पंचतंत्र, नॉर्मली हमारी जो पुरानी शिक्षा है ना, उसका यूज अंग्रेज ज्यादा लेते हैं, विदेशी। हम उनको भूलते जा रहे हैं। हमारे हाथ में पकड़ा दिया मोबाइल, बाकी सारे काम वो कर रहे हैं जो हमारे पुरखे करते थे, हमारे दादा नाना करते थे ना, वो काम वो कर रहे हैं अब। तो ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर एक राजा है, उसके 2 मंत्री है, गिद्दड़। राजा शेर है और मंत्री है 2 गिद्दड़, जो एक अच्छी शिक्षा देता है और एक बुरी शिक्षा देता है। पहले राजा बुरी वाले की शिक्षा मानता है, फिर रिजल्ट देखता है, फिर अच्छे वाले की शिक्षा मानता है, फिर रिजल्ट देखता है। यानी इस कहानी के माध्यम से, छोटी सी किताब है, इस कहानी के माध्यम से बच्चे नैतिकता सीखते हैं। और आपको इस किताब के राइटर की बात कहूं तो विष्णु दत्त शर्मा है। क्या नाम है? और ये किताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ध्यान है आपको? नहीं ध्यान होगा। दुनिया के अंदर जितनी भाषाएं बोली जाती है, उस हर भाषा के अंदर इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। दुनिया की जो भी भाषा है ना, उस भाषा में ट्रांसफर उसका हो गया ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब ये किताब ऐसी गजब की किताब है कि जो शिक्षित वर्ग है वो ये समझता है कि इन किताबों के माध्यम से बच्चे नैतिक शिक्षा लेंगे। तो जब ये मेवाड़ चित्र शैली चल रही थी, संग्राम सिंह सेकंड का कार्यकाल था। राजा कौन था? संग्राम सिंह
सेकंड। किसका बेटा था और किसका पिता था मैंने कोई मतलब नहीं, नाम याद रखना, संग्राम सिंह सेकंड। उस दौरान इस किताब का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसमें? फारसी में। और इस किताब का नाम रखा था कलीला दमना। क्या रखा था? कलीला दमना। क्या नाम रखा बोलो? किसके काल में? संग्राम सिंह सेकंड। समझ गए बात? अब इस किताब के, क्योंकि ये भाषा चल रही थी, इस किताब के कहानी के माध्यम से चित्रों का प्रदर्शन किया गया, या हम यूं कह सकते हैं पंचतंत्र का चित्रांकन किया या कलीला दमना का चित्रांकन। अब हम यहाँ कलीला दमना बोलेंगे तो आपसे पूछेंगे कलीला दमना क्या है, कि मेवाड़ चित्र शैली के चित्र है। कौन से? कलीला दमना। जो ये कहानी है, इस कहानी को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। समझ गए? अलग अलग चित्र बना दे, जैसे अपने मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ थ्रस्टी क्रॉड, ग्रीडी डॉग, ये कहानियां, वो फोटो आती थी ना, है ना, जो सिर्फ फोटो फोटो लिखी, नीचे 4 लाइनें खाली रख दी, लिखो एक कुत्ता था और वो एक कौवा था, ऐसी कहानियां लिखते हैं ना। एक वो अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी उछलती दिखाते हैं, अंगूर ऊंचे हैं, बातें कहते थे खट्टे नहीं खाने। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी कहानियां जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई थी। और उस कहानी का या उस किताब का, इसका राइटर है कौन? विष्णु दत्त शर्मा। इसका चित्रांकन किया गया है। किसका चित्रांकन? इसका चित्रांकन। समझ गए? तो आप लिखिए पंचतंत्र, जिसका फारसी में अनुवाद कलीला दमना, संग्राम सिंह सेकंड के काल में। पंचतंत्र का राइटर है विष्णु दत्त शर्मा। और फिर नीचे लाइन लिख देना, इसका चित्रांकन किया गया। हो गया काम? क्या पंचतंत्र किसने लिखा? फारसी में अनुवाद किसके काल में? कलीला दमना कहानी के 2 पात्र है। कौन सी शैली के? मेवाड़ से। समझ गए? एक चित्र है मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा दो, मुरली मनोहर। तीसरा चित्र कौन सा है? मुरली मनोहर। लिख दिया? नरोत्तम शर्मा चित्रकार का नाम लिख दो, और इसका नाम आदमी का अच्छे से याद रखना, नरोत्तम शर्मा को। लिख लिया आपने? आप देखिए, एक बार मैंने जो ये चित्रकला शुरू की थी तब आपको ये बताया था कि राजस्थान की मोनालिसा या भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? पूरी चित्र शैली जब हम पढ़ेंगे तो 3 मोनालिसा आएगी। कितनी? एक तो वो बनी ठनी होगी और एक ये मोनालिसा है। इसे कहते हैं मेवाड़ की मोनालिसा। लिख दो, मेवाड़ की मोनालिसा। कौन से चित्र को कहते हैं? मुरली मनोहर के चित्र को कहते हैं। और मुरली मनोहर का चित्र किसने बनाया? एक नई बात बताऊं आपको, इसके अंदर उपशैली है एक नाथ द्वारा, जान गए? और इसका जो चित्रकार है क्या नाम है? बोलो। नरोत्तम शर्मा। ये नरोत्तम शर्मा पिछवाइयां बनाता था। क्या बनाता? तो कहां का हो गया? नाथ द्वारा। समझ गए? पिछवाइया कला के अंदर इसे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला। वो अपने वहां लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तो क्योंकि मेवाड़ बता रहे हैं, मेवाड़ का हिस्सा लिखेंगे जब उसमें कर देंगे। पद्मश्री मिला था इसको साथ में। तो मुरली मनोहर के चित्र को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा। अगला लिखिए आप, उपशैलियां। उपशैलियां, मेवाड़ कंप्लीट हुआ है, उपशैलियां लिख दो बस। आप अपना मेरे को रजिस्टर दो। चलो, आपने जो अभी लिखा, तो आपके यहां कोई खाली जगह बची है क्या? ऐसी थोड़ी बहुत मेवाड़ में बच गई क्या?
या 4 शब्द लिखने हैं जो मैं बोल लूंगा और उन शब्दों को डिब्बे में कर लोगे। प्रत्येक चित्र शैली जो लिखेंगे ना उसमें ये 4 शब्द प्रत्येक में होंगे। बाई चांस मैं नहीं बोल पाऊं तो आप पूछना। समझ गए? 4 क्या क्या लिखेंगे? पशु कौन सा, पक्षी कौन सा, वृक्ष कौन सा, रंग कौन सा, ये 4 चीजें बताएंगे। आपसे पूछेंगे मेवाड़ शैली के अंदर मुख्य रूप से कौन से पशु का चित्रण, या पक्षी का, या रंग कौन सा, या वृक्ष कौन सा, ये 4 चीजें प्रत्येक के अंदर आएगी। समझ गए बात? तो ये 4 चीजें लिखेंगे। तो लिखिए लिखिए सबसे पहले पशु। सबसे पहले पशु के आगे लिखिए हाथी। उपशैली में मत लिख देना, आप मेवाड़ वाले कॉलम में समझ रहे हो ना। पशु क्या लिखा? पक्षी लिखिए चकोर। कैसा होता है आपको कोई मतलब नहीं, फोटो नहीं आएगी, नाम याद रख लेना। लिख दिया। वृक्ष कदम्ब। आप इतने जानकार हो, ऐसे लिख लो, हाथी, कदम्ब और चकोर, और फिर लिखो लाल, और फिर लिख देना पीला। बस ये 4 चीजें लिखनी है, प्रत्येक में आएगी। पल्ले पड़ रही है बात? और ये चारों चीजें है ना जो स्कूल है ना उनकी ज्यादा याद रखना आप। समझ गए? उपशैलियों में भी लिखेंगे पर तो स्कूलों को ज्यादा जरूरी है। अपने से पूछेंगे वो स्कूल का पूछेंगे मेवाड़ शैली का प्रमुख पक्षी कौन सा, तो कहेंगे चकोर। पशु कौन सा, कहे हाथी। वृक्ष कौन सा, कदम, बरगद यानी। और रंग कौन सा, तो पहले नंबर पे लाल है, सेकंड नंबर पे, इसको यूं पलट देंगे तो मारवाड़ बन जाएगा। पीला लाल मारवाड़, लाल पीला मेवाड़। समझ गए? ऐसे याद रखनी है ये बातें। ये बारीकियां हैं जो आपको पेपर में खराब भी कर सकती है और आपका सिलेक्शन भी करा सकती है। ये आई हुई चीजें हैं। समझ गए? नाथ द्वारा लिखिए। पल्ले पड़ी क्या मैंने बोला वो चीज आपके? चलो फिर जुटो फिर। नाथ द्वारा है जी। उपशैलियों में नाथ द्वारा, उपशैलियां नाम तो आपने लिख ही रखे हैं, डिटेल अब करेंगे। लिख लिया नाथ द्वारा। सबसे पहले लिखिए मथुरा के कलाकारों द्वारा विकसित। मथुरा के कलाकारों द्वारा विकसित। लिख दिया। नंबर 2, इसे हवेली शैली भी कहते हैं। नाथद्वारा से उत्पन्न हुआ था हवेली संगीत। मंदिर को क्या बोलते हैं? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर को पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं? हवेली। तो हवेली शैली भी कहते हैं। अब लिखो कॉम्बिनेशन, मिश्रण। थोड़ा ब्रेक आ गया हमारे बीच में। आपने लिखा मेवाड़ के अंदर भी आपने मिश्रण लिखा था, कौन सी शैली का? गुर्जर शैली और जैन शैली का। ये मिश्रण है, लिखिए। अब ये मेवाड़ से अलग हुई तो मेवाड़ के अंदर कुछ मिलेगा, तो लिखिए मेवाड़ शैली प्लस ब्रिज शैली। मेवाड़ शैली प्लस ब्रिज शैली। आपसे प्रश्न पूछेंगे मेवाड़ शैली और ब्रिज शैली का मिश्रण राजस्थान की कौन सी शैली है, तो क्या बताओगे? नाथद्वारा। समझ गए? लिखिए इस शैली पर, इस शैली का मतलब नाथद्वारा की बात हो रही है, इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। हो गया? अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि राजा रुजा का नाम नहीं आएगा। बहुत बहुत बढ़िया बात होगी, राजा का नाम इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। चित्रकार लिखिए, चित्रकार लिखिए नारायण। मैं लिखू ना वैसे लिखना, पेज की कंजूसी मत करना, यूं लिखना नारायण, घासीराम, उदयराम, चंपालाल और चतुर्भुज।
दो महिला चित्रकार भी। अब आप बता ही दोगे, मैंने चार गिनाई थी ना, तो दो इसमें क्या क्या नाम है? एक का नाम कमला और एक का इलायची। कमला और इलायची। लिख लिया? जैसे उसमें वो चार चीजें लिखी ना, इसमें भी लिखिए। और कृष्ण जी से संबंधित चीजें हैं तो आप देखिए, गाय, मोर, केले के वृक्ष, और हरा और पीला, शांति शांति वाले रंग है। नहीं 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 नहीं, गुलाबी नहीं। गुलाबी किशनगढ़ में आएगी, गुलाबी किशनगढ़ में आएगा। वो किशनगढ़ को बोलते हैं, नाथ द्वारा को नहीं बोलते। गुलाबी शैली, इसे हवेली शैली कहते हैं। समझ गए क्या 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 लिखा मैंने? गाय, मोर, केले के वृक्ष और हरा पीला, चार चीजें होगी। आप डिब्बे में लिखो इसको अलग से, वो ताकि ध्यान में रहे जब आप पेज पलटो। समझ में आ रही है क्या क्या लिख रहे हो? आपके पल्ले पड़नी चाहिए, आपके रील बननी चाहिए साथ साथ में। गठड़ी मोटी बंधेगी। अब पल्ले पड़ गई क्या? चलो लिखे चित्र और विशेषता। बोले, सबसे पहले लिखिए पिछवाइयां। पिछवाइयां लिख दिया? लिखिए नरोत्तम नारायण शर्मा, वही है नरोत्तम शर्मा, पीछे जो पट गया है उसका पूरा नाम है नरोत्तम नारायण शर्मा। लिख दिया क्या? पिछवाइयों में नरोत्तम नारायण शर्मा, ब्रैकेट में लिखो 1981 राष्ट्रपति पुरस्कार। 81 के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार। अब आप थोड़ा सा सुनिए, पिछवाइयां क्या समान होता है? जानते हो क्या पिछवाइयां? भगवान कृष्ण की मूर्ति जो नाथ द्वारा के अंदर राज सिंह के काल के अंदर रखी गई, उस मूर्ति के पीछे कपड़ा लगाते हैं, उस कपड़े पर चित्र बनाए। कौन सी शैली में? नाथ द्वारा शैली में। जो ये चित्रित कपड़ा होता है, इस कपड़े को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिछवाइयां। बात समझ में आई? इस पिछवाइयों में क्या बनाते हैं? चित्र किसका बनाएंगे? तो इन चित्रों को तो बोलते हैं सामूहिक रूप से पिछवाइयां। पिछवाइयां में चित्र क्या बनेंगे? बाल गवाल व गाय, केले के चित्र, गायों के चित्र, मोर के चित्र, यशोदा माता का चित्र, साधु सन्यासियों के चित्र, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें। और जो इंपॉर्टेंट जो पूछी हुई है पिछवाइयों के अंदर, देवताओं का आकाश गमन, देवता हवा में उड़ते हुए दिखाए, वो भी किसमें? पिछवाइयों में। बात समझ में आई? पिछवाइयां क्या है? भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगा चित्रित कपड़ा। और इसका मुख्य कलाकार कौन? नरोत्तम शर्मा, जिसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला कब? 1981। समझ गए? चित्र विशेषता लिख रहे, पिछवाइयां लिख दी। दूसरे नंबर पे लिखिए बाल गवाल व गाय। थोड़ा सा स्पीड से लिखना, बाल गवाल व गाय। छोटे बच्चे गाय चराते हुए, बाल गवाल व गाय, यह लिखना है, ए नहीं लिखना, ठीक ना? गाय, गाय का बहुवचन है। बाल गवाल व गाय, अन्नकूट, गोवर्धन पर्वत, धर्म से जुड़े हुए कृष्ण जी से वाले हैं। यशोदा माता का चित्र, साधु सन्यासी, गाय, मोर, केले के गाछ, केले के गाछ, गुच्छा यानी। और इंपॉर्टेंट है देवताओं का आकाश गमन।
पुजारियों के चित्र, ये भी लिख देना। पुजारियों के चित्र। केले के गाछ, यानी गुच्छे के रूप में होता है ना केला, वो केले के गाछ हो गया। दूसरी उपशैली लिखिए चावंड। आज वो दो गए कैसे हैं आपके, एक यहाँ आपके बराबर से बैठते और एक और पीछे बैठते, एब्सेंट है आपकी क्लास में, थोड़ी सी 2-3 एब्सेंट है। चलो चावंड लिख लिया। सबसे पहले चावंड में लिखिए प्रारंभ, छोटी सी है, 4 लाइनों में खत्म हो जाएगी। चावंड, चावंड को राजधानी किसने बनाया बताओ? महाराणा प्रताप ने। तो प्रारंभ फिर महाराणा प्रताप के काल में होगी। आप है ना एक चीज पे गौर करना ध्यान से, राजा रटने नहीं पड़ेंगे। आप जानते हो चावंड राजधानी बनाया महाराणा प्रताप ने, तो प्रारंभ हो जाएगा महाराणा प्रताप। जोधपुर दुर्ग की नींव किसने रखी? जोधा ने। राजा का नाम है रिद्धि भाई, राजा है क्या यार, कमाल करते हैं। राजा के नाम बता रहा हूं। कौन? जोधा। तो प्रारंभ किसके काल में? जोधा। ठीक है ना, जोधपुर के पूछे तो जोधा, और बीकानेर दुर्ग, दुर्ग दुर्ग राय सिंह, राय सिंह है। तो यहां प्रारंभ होगा राय सिंह के काल में, उधर प्रारंभ होगा जोधा के, इधर प्रारंभ हुआ चावंड का महाराणा प्रताप। तो लिखिए प्रारंभ महाराणा प्रताप। वो तो राजधानी बना गया, बाद में उसके लड़के ने संभाला। तो आप लिखिए विकास काल, विकास काल। अमर सिंह फर्स्ट। अब लिखिए चित्र और विशेषता, चित्र और विशेषता। मेवाड़ के अंदर आप लिखे रागमाला, कोई दोबारा रिपीट कर दो। पहला चित्र कौन सा? रागमाला। किसके काल में बना है? अमर सिंह के। तो चित्रकार नाम लिख दो, कौन था? उधर क्या था? निसारदीन था, लिख दो निसारदीन आगे। पल्ले पड़ रही है क्या तो बात है? ठीक है। दूसरा चित्र लिखिए डोला मारू, डोला मारू। लिख दिएगा डोला मारू। डोला मारू के आगे ब्रैकेट में लिखो आप। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, डोला मारू जो है प्रेम कथा है, और ये मारू जो थी जैसलमेर की राजकुमारी थी। हम पढ़ रहे हैं चावंड, इसमें चित्र बन गया, यानी ऊंट पर सवार एक पुरुष और एक महिला। फोटो तो ओरिजिनल कहाँ मिलती है, परंतु ऊंट पर सवार जो भी महिला और पुरुष का चित्र होता है तो बोलते हैं डोला मारू है। समझ गए? तो जैसलमेर में आएगा मुख्य रूप से तो डोला मारू, परंतु यहां भी आ गया। अब ये डोला मारू हमसे कैसे पूछेंगे? चावंड शैली वाला। तो आपको ये याद रखना कि वो जो चित्र बना हुआ है वो तो वहीं पड़ा है, और ये जो चित्र बनाना, ये चित्र चला गया दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक है नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, वहां पड़ा है ये चित्र। तो आपसे पूछेंगे डोला मारू का चित्र जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है कौन सी शैली का है, तब आप जैसलमेर नहीं करोगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? चावंड। याद रखना, आप जिस लेवल के पेपर दे रहे हो ना उस लेवल का प्रश्न है ये, वरना तो सीधा सीधा प्रश्न आता है ना, वो तो 3rd ग्रेड वालों में छोटे लेवल पे आता है एग्जाम। आप में ऐसे इस तरह के लैंग्वेज वाले प्रश्न आते हैं। समझ गए? आप ब्रैकेट में लिखिए यह चित्र वर्तमान में, डोला मारू के बारे में बात हो रही है, यह चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा है। लिख दिया? अगला लिखिए देवगढ़, तीसरी उपशैली। ध्यान से एक नाम सुनना, महाराजा जय सिंह। अब आप आइडिया लगा लोगे थोड़ा सा। ये लिखा मैंने महाराजा जय सिंह, या तो मैं लिखता मिर्जा राजा जय सिंह, या मैं लिखता सवाई जय सिंह, जब तो ये जयपुर वाला हो जाता, या तो महाराजा जय सिंह लिखा। वो ये कहानी वैसी ही है जैसे हम पढ़ते, संप्रदाय पढ़ा था ना आप लोगों में से कईयों ने पढ़ लिया।
संप्रदाय में पढ़ते हैं ना कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? महामंदिर जोधपुर। कहाँ है? महामंदिर जोधपुर। और वो मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह। तो देखिए मान सिंह के बारे में अगर हम बात करें, सीधा मान सिंह आता है, अगर नाथ नहीं दे तो मान सिंह एक ही फेमस है, वो है जयपुर वाला। तो हम तो बात कर रहे थे जोधपुर की, तो यहाँ मान सिंह दूसरे वाला है, समझ गए ना? ये मान सिंह राठौड़ है। समझ रहे हो ना बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं नाम पे फोकस करवा रहा हूं आपका कि यहां मैंने जय सिंह लिखा है ना, तो आगे नाम क्या लगाया मैंने? महाराजा है। ठीक है, अब आप सुनिए इसको कि ये देवगढ़ है वो क्या चीज है। ये एक ठिकाना था। क्या था? आपने राजस्थान का एकीकरण सुना है, पढ़ा होगा, जिसमें थे राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ऐसे ये ठिकाना था। वर्तमान में ये जो देवगढ़ है ये राजसमंद में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजसमंद के अंदर है। तो क्या हुआ कि ये जो महाराजा जय सिंह है ना, इसने ये जो ठिकाना है, कौन सा? देवगढ़, ये ठिकाना द्वारिका दास चुड़ावत को भेंट किया था। किसको भेंट किया? याद रखना आपको, ठिकानेदार कौन है? द्वारिका दास चुड़ावत। गिफ्ट मिला था इसको, समझ गए? ये लाइन पहले नंबर पे लिखना। लिखिए, यह ठिकाना महाराजा जय सिंह ने द्वारिका दास चुड़ावत को भेंट किया। और अगली लाइन में लिखो, देवगढ़ वर्तमान में राजसमंद में। देवगढ़ वर्तमान में राजसमंद में है। हो गया? देवगढ़ वर्तमान में कहां है? अब आप लोग ईमानदारी से पेज नहीं पलटना है, मिश्रण लिखो, बताता हूं आपको उस तरीके से। मिश्रण, पेज नहीं पलटोगे, ईमानदारी दिखानी है। आपने 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा? उसमें से आपको हाड़ौती नहीं लिखना, बाकी के 3 जो नाम है ना, उनके बीच में प्लस लगा दो और वो बन जाएगा मिश्रण। लिखो 3 नाम लिखो फटाफट, देखना नहीं पीछे। स्कूल है ना 4 है, उसमें हाड़ौती नहीं लिखना, बाकी तीनों लिख दो, वो मिश्रण है। कौन कौन से स्कूल है लिखो? मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। बस तो तीनों लिखो, तीनों का कॉम्बिनेशन है ये। प्लस लगा दो बस, मिश्रण में तो प्लस ही लगाओगे ना, किस किस का छवि देखने को मिलती है। लिख लिया? मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। फिर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिखो जो इसका पूछा जाता है प्रश्न। लिखिए, इस चित्र शैली को श्रीधर अंगारे ने इस चित्र शैली को श्रीधर अंगारे ने प्रसिद्ध किया। हो गया? चित्रकार लिख दो, 4 चित्रकार के नाम लिखने। बैजनाथ, चोखा, बैजनाथ अलग है, चोखा अलग है, केवला और बगता, ये 4 चित्रकार हैं। बैजनाथ, चोखा, केवला, बगता। लिख दिया? नोट डाल के लिखो। लिखिए, इस शैली के भित्ति चित्र
यह भी नोट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, इसके 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये और एक ये। आज तक का रिकॉर्ड है, इस देवगढ़ के 2 ही प्रश्न आ रहे हैं कि देवगढ़ को किसने प्रसिद्ध किया, तो कहेंगे श्रीधर अंगारे ने प्रसिद्ध किया। देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं, ये दोनों नाम आए, मोती महल और अंजारों रिओवरी। या ऐसे पूछा हुआ है, अंजारों रिओवरी और मोती महल में कौन सी शैली के भित्ति चित्र हैं, तो भित्ति का नाम आते हैं, हम तो जाते हैं शेखावाटी में। तो आपको यहाँ याद रखना उत्तर क्या है, याद रख लेना, अभी तो छोटा सा ही लिखा है हमने, बाद में खराब करेगा आपको जब आप भित्ति चित्र बड़े वाली पढ़ लोगे। समझ गए क्या बात। लास्ट है मेवाड़ का, वो लिखिए शाहपुरा उपशैली। शाहपुरा उपशैली, शाहपुरा। आप मेरे को ये बताइए, फड़ के बारे में हमारा हो गया क्या डिस्कस, पक्की? कितने लोगों फड़ के बारे में जानते हो, हाथ खड़े करना जो फड़ के बारे में जानते हो। 1 2 3 4 5 6, सही जानते हो। आपको भी पता है फड़ क्या होती है, किस कपड़े पर फड़ बनाते हैं। चलो अब छोड़ो, टाइम खोटी नहीं करूंगा, मैं मुद्दे पे ही आ जाऊं। राजस्थान के अंदर सुनना, पहले थोड़ी सुनने वाली बात है कि हमसे ये जो शैली है ना, इसके प्रश्न कैसे पूछते हैं, मैं वहीं पर आता हूं। आपको याद रखना है, कोई भी जो देवी देवता है उसके जीवन का चरित्र, जन्म से लेके मृत्यु तक का, खादी के कपड़े पर कड़प चढ़ाकर चित्र बनाए जाते हैं, उसका वाचन रात्रि के समय अधिकांश तक किया जाता है। और ये काम शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार करता है। कौन करता है? 4 व्यक्तियों के नाम याद रखने चाहिए। अब अपने चित्रकार लिख रहे थे, 4 5 लिख रहे थे, ऐसे ही इनके हैं 4। कितने हैं? 4। श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप मुखर्जी। बोलिए, श्रीलाल, दूसरा, फिर तीसरा और प्रदीप। कोई ज्यादा टेक्निकल वाले नाम नहीं है, सिंपल नाम है, याद रखना है। इसमें ये जो प्रदीप मुखर्जी है, ये श्रीलाल का शिष्य है, जयपुर का है, परंतु ये तीनों भीलवाड़ा के हैं। समझ में आई क्या बात? याद रखना इन बातों को। और ये जो पार्वती जोशी है, ये भारत की पहली महिला फड़ चितेरी है। और ये पार्वती जोशी इस कन्हैयालाल की पत्नी है। ये कौन है? श्रीलाल जोशी। कौन है? इनके शिष्य कौन है? प्रदीप मुखर्जी। कहां के हैं? ये कौन है? किसकी पत्नी? समझ गए क्या? अब आपको क्या करना है वो देखिए। ये 2 जगह काम आएगा, एक तो आपके यहां और एक काम आएगा जब आप हस्तकला पढ़ोगे। तो मैं हस्तकला में तो बस इतना लिखूंगा, फड़ चित्रण, बाकी डिटेल आज अभी कर लेंगे। फड़ चित्रण के लिए फेमस है। किसके लिए? शाहपुरा किसके लिए? फड़ चित्रण के लिए। दूसरा, फड़ चित्रण के अंदर चित्रकार जो है ना, उनको क्या बोलते हैं? फड़ चित्रण को चितेरा बोल देते हैं, इधर सा उसके भी बोलते हैं। तो कौन कौन सी हैं देखिए। पहला क्या नाम है? श्रीलाल जोशी। दूसरा, पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। तीसरा, कन्हैयालाल जोशी, कन्हैयालाल, लाला लिख दिया क्या? जोशी। और अगला, प्रदीप मुखर्जी। ठीक है, यह श्रीलाल का शिष्य और कहाँ का है? जयपुर का। और श्रीलाल की पत्नी है कौन सी? और इसके बारे में भारत की पहली महिला फड़ चितेरी। ये 4-5 बातें उतार लो फटाफट, फिर मैं फड़ के बारे में और बता देता हूं। फुर्ती से उतारो, थोड़ा सा लंबी है फड़ के बारे में।
इनके नीचे वालों कितने बजे शुरू हो गए? नीचे वाला क्लास अभी शुरू करेंगे क्या इसके बाद में? कितने बजे? 1:30 बजे? हाँ चलिए। उतार लिया? 4 नाम है, फटाफट उतारो आप। हो गया? अब देखिए फड़ चित्रण, एक बार थोड़ा सा समझ लो फिर इकट्ठा उतार लेना। फड़ चित्रण, फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा जानी जाती है, समझना फिर उतार लेना। फड़ के अंदर हमसे क्या क्या चीज पूछ सकते हैं वो देखिए कि पहले तो फड़, किसकी फड़, ठीक है। फिर वाचन, कौन वाचन करता है, और वाचन में लगभग भोपा होता है, ठीक है। फिर आपको तीसरी चीज याद रखनी है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, और चौथी चीज याद रखनी है विशेषता उसकी कोई। समझ गए? ये 4 चीजें याद रखनी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली फड़ है पाबू जी की, किसकी? पाबू जी की। वाद्य यंत्र, अच्छा वाद्य यंत्र आ गया ना। तो वाचन कौन करता है, तो कहेंगे रेबारी जाति का भोपा करता है। वाद्य यंत्र रावणता, ठीक है। विशेषता पाबू जी की सर्वाधिक चौड़ी और लोकप्रिय। समझ जाओगे? आप उतारोगे तो क्या उतारोगे? ये 2 विशेषता इसकी, ठीक है। दूसरी पढ़ाओ रामदेव जी, क्या जगह है रामदेव जी। रामदेव जी की फड़ जो है कामड़ जाति का भोपा, ठीक है। वाद्य यंत्र वही रावणता, ठीक है। बाकी की कोई विशेषता नहीं। अब आ जाओ देव नारायण जी। देव नारायण, नारायण जी। देवनारायण जी की फड़ कौन बांधते हैं? गुज्जर भोपा। कौन बांधते हैं? ये देखो मैंने सिर्फ यहाँ लिखिए, ऊपर लिख दिया ना भोपा, देख समझ जाना आप, ठीक है। गुज्जर भोपे। वाद्य यंत्र जंतर, ठीक है। और सारी विशेषता इसी की है। सर्वाधिक वर्ड यूज नहीं कर रहा, बाकी आप इसके आगे जोड़ सकते हो। सर्वाधिक प्राचीन से शुरू करो, क्यों फड़ शाहपुरा में बनी, शाहपुरा का ये है ही, तो सबसे पहले इसी की बनेगी। तो सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक लंबी, वाचन में समय वो भी सर्वाधिक, 2 भोपों द्वारा वाचन, ठीक है। सर्वाधिक लंबी होगी, प्राचीन होगी, वाचन में समय होगी, 2 भोपों द्वारा वाचन, और डाक टिकट जारी हुई इसलिए सर्वाधिक छोटी, 2 x 2 सेंटीमीटर की भी बन गई। ये विशेषता किसकी है? देवनारायण जी। अगली पढ़ की बात करें तो चौथी पढ़ है रामदल्ला व कृष्णदल्ला। रामदल्ला और कृष्णदल्ला, इधर देख लो 2 मिनट। रामदल्ला और कृष्णदल्ला याद रखना है, बाकी तो सारी पढ़ रात को, ये केवल दिन में वाचन। समझ गए? पहली। फिर वाचन कहाँ करते हैं इनके, तो जैसे देवता आ गए तो स्थान की लिखने की जरूरत ही नहीं, इसमें स्थान लिखना है। ये हाड़ौती में बांधी जाती है, कहाँ? हाड़ौती में। और बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र नहीं। अब आप सुनिए क्या होता है।
रामदल्ला और कृष्णदल्ला, राम और कृष्ण जी के जीवन से संबंधित जो शिक्षा मनुष्य ले वो चित्रों में लिखी होती है। अब आप एक चीज देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे रात को खाने के बाद ये मैसेज दिया गया कि तेरा राज तिलक होगा सुबह, आज वाले से तुलना करना, तब आपको समझ में आ जाएगी स्टोरी। और वो सुबह उठा, मुंह मा धोया, बुर्श करके तैयार हुआ, जब कहा कि जंगल चला जा, वनवास। पता चल गया कि पिता आज्ञा दे रहा है, माता ने हेल्प करी है, और वो अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ के जंगल चला जाता है। आज के युग में संभव नहीं है। तो ये शिक्षा देने के लिए उसने न पिता को कहा न माता को कहा, और भाई के लिए राज छोड़ दिया। देखो, तो ये शिक्षा देने के लिए, इसी तरह से भगवान कृष्ण के जीवन से भी शिक्षा मिलती है कि कैसे लोगों से प्रेम किया जाता है। तो जो भी अलग अलग उनके जीवन से जो शिक्षा ली जाती है, उन शिक्षाओं को फड़ के ऊपर चित्रित कर दिया, लगा दी फड़। मैं मान लो वाचक हूं, तो मैं सीधा सीधा ये बातें बताता जाऊंगा, कोई बजेगा नहीं कुछ भी। तो सैंपल जो फड़ है वो जीवन जीने की कला से संबंधित है। तो जीवन जीने की कला से संबंधित कौन सी फड़ होगी? ठीक है ना। तो किससे संबंधित है? जीवन जीने की कला से संबंधित। समझ गए ना बात आप? रामदल्ला और कृष्णदल्ला की। पांचवी फड़ जो आती है वो है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। जाति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखोगे बावरी। कौन बांचते हैं? बावरी। अब जो इसकी विशेषता थी, इसमें भी कुछ विशेषता है। इसका वाचन नहीं, केवल पूजा होती है, केवल पूजा। तो कौन सी वैसी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता, केवल पूजा होती है? कौन सी है? भैंसासुर की फड़। कौन पूजा करता है? ये वर्ड हम इस मंच से ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये चोरी करने जाते हैं तब ये पूजा करते हैं। समझ गए? आपको याद रखना कि ये केवल पूजा करते हैं, बस ये याद रखना। पूजा करते समय इसकी अपने काम पे निकलते हैं तब इसकी पूजा करते हैं, वाचन इसका नहीं होता है। समझ में आ गई क्या? भैंसासुर की फड़ है ये। ठीक है, अगली फड़ देखिए हाड़ी रानी की फड़। हाड़ी रानी की फड़, इसके बारे में जो जानकारी है वो इतनी है कि आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की ऐतिहासिक फड़ कौन सी है, तो क्या बताओगे? हाड़ी रानी की फड़। एक फड़ ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सही लिख देता। सातवीं फड़ अमिताभ बच्चन की फड़। किसकी फड़ है? अमिताभ बच्चन की फड़ है ये। अमिताभ बच्चन के जीवन का परिचय किया हुआ है। ये बनाई थी फड़ रामलाल व पतासी ने। वही उन्होंने ही तो बनाई है और वो ही इसकी वाचन का करते हैं। ये जोधपुर के हैं। समझ गए? और मजेदार बात ये, साधारण बात नहीं है, इसका इनॉग्रेशन कहां किया होगा? अमेरिका में हुआ। प्रदर्शन कहां किया गया? अमेरिका में। ओपनिंग वहां करी है। बात समझ में आई? ये सातवीं फड़ है। ये 7 फड़ याद रखनी है। समझ में आ गई? बाबूजी की फड़ रेबाड़ी जाति का भोपा रावण हत्या से चौड़ी और लोकप्रिय है। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति का भोपा रावण हत्या से, और कोई विशेष नहीं। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति का भोपा जंतर वाद्य यंत्र से, प्राचीन लंबी वाचन में समय 2 भोपों द्वारा, और छोटी और चित्रों वाली भी कर दो, सर्वाधिक चित्रों वाली ये है। फिर इसके बाद में रामदल्ला कृष्णदल्ला की केवल दिन में वाचन, हाड़ौती में बिना वाद्य यंत्र, जीवन जीने की कला से संबंधित। भैंसासुर की फड़ बावरी जाति के लोग वाचन नहीं करते, केवल पूजा करते हैं। हाड़ी रानी की फड़ ऐतिहासिक फड़ है। अमिताभ बच्चन की फड़ रामलाल और पतासी ने बनाई, वो ही वाचन करते हैं। इनॉग्रेशन या प्रदर्शन कहाँ किया गया? अमेरिका में। जोधपुर के तो हैं ये। समझ गए? नोट कर लो ये। और आपकी मेवाड़ पूरा कंप्लीट हो गया है।